किसानों के लिए बहुत अच्छी खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसान सम्मान निधि स्कीम की 8वीं किस्त अभी कुछ ही देर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू जारी करने जा रहे हैं। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं और साथ में वो राष्ट्र को संबोधन भी करेंगे। आप सभी किसान साथियों से ये चर्चा अपने आप में एक नई उम्मीद जगाती है, नया विश्वास पैदा करती है। आज जैसा अभी हमारे मंत्री श्रीमान नरेंद्र सिंह जी तोमर बता रहे थे, आज भगवान बसवेश्वर जयंती है, परशुराम जयंती भी है, आज अक्षय तृतीया का भी पावन पर्व है और मेरी तरफ से देशवासियों को ईद की भी मुबारक। कोरोना के इस समय में समस्त देशवासियों का हौसला बढ़े, इस महामारी को परास्त करने का संकल्प और दृढ़ हो, इस कामना के साथ आप सब किसान भाइयों से जो मेरी बातचीत हुई है, अब मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा। इस कार्यक्रम में उपस्थित कृषि और किसान कल्याण मंत्री श्रीमान नरेंद्र सिंह तोमर जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे अन्य सहयोगीगण, सभी मुख्यमंत्री, राज्य सरकारों के आदरणीय मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण और देश भर के मेरे किसान भाइयों और बहनों, आज बहुत ही चुनौतीपूर्ण समय में हम ये संवाद कर रहे हैं। इस कोरोना काल में भी देश के किसानों हमारे कृषि क्षेत्र में अपने दायित्व को निभाते हुए अन्न की रिकॉर्ड पैदावार की है। आप कृषि में नए नए तरीके आजमा रहे हैं। आपके प्रयासों को पीएम किसान सम्मान निधि की एक और किस्त और मदद करने वाली है। आज अक्षय तृतीया का पावन पर्व है। कृषि के नए चक्र की शुरुआत का समय है और आज ही करीब 19,000 करोड़ रुपए किसानों के बैंक खातों में सीधे ट्रांसफर किए गए हैं। इसका लाभ करीब करीब 10 करोड़ किसानों को होगा। बंगाल के किसानों को पहली बार इस सुविधा का लाभ मिलना शुरू हुआ है। आज बंगाल के लाखों किसानों को पहली किस्त पहुंची है। जैसे जैसे राज्य से किसानों के नाम केंद्र सरकार को मिलेंगे, वैसे वैसे लाभार्थी किसानों की संख्या और बढ़ती जाएगी। साथियों, पीएम किसान सम्मान निधि से विशेष रूप से छोटे और मझोले किसानों को अधिक लाभ हो रहा है। आज के कठिन समय में ये राशि इन किसान परिवारों के बहुत काम आ रही है। अभी तक इस योजना के तहत देश के लगभग 11 करोड़ किसानों के पास लगभग 1,35,000 करोड़ रुपए पहुंच चुके हैं। मतलब कि 1.25 लाख करोड़ से भी ज्यादा सीधे किसानों के खाते में
कोई बिचौलिया नहीं। इनमें से सिर्फ कोरोना काल में ही 60,000 करोड़ रुपए से ज्यादा पहुंचे हैं। जरूरत के समय देशवासियों तक सीधी मदद पहुंचे, तेजी से पहुंचे, जिसको जरूरत है उस तक पूरी पारदर्शिता के साथ पहुंचे। यही सरकार का निरंतर प्रयास है। भाई और बहनों, तेजी से सीधे किसानों तक लाभ पहुंचाने का यह काम उपज की सरकारी खरीद में भी बहुत व्यापक स्केल पर किया जा रहा है। कोरोना की मुश्किल चुनौतियों के बीच जहां किसानों ने कृषि और बागवानी में रिकॉर्ड उत्पादन किया है, वहीं सरकार भी हर साल एमएसपी पर खरीद के नए नए रिकॉर्ड बना रही है। पहले धान की और अब गेहूं की भी रिकॉर्ड खरीदी हो रही है। इस वर्ष अभी तक बीते वर्ष की तुलना में लगभग 10% अधिक गेहूं एमएसपी पर खरीदा जा चुका है। अभी तक गेहूं की खरीद का लगभग 58,000 करोड़ रुपए 58,000 करोड़ रुपए सीधे किसानों के खाते में पहुंच चुका है। सबसे बड़ी बात ये कि अब किसान जो उपज मंडी में बेच रहा है, उसको अब अपने पैसे के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ता, परेशान नहीं होना पड़ता। किसान के हक का पैसा सीधा उसके बैंक खाते में जमा हो रहा है। मुझे संतोष है कि पंजाब और हरियाणा के लाखों किसान पहली बार डायरेक्ट ट्रांसफर की इस सुविधा से जुड़े हैं। अभी तक पंजाब के किसानों के बैंक खाते में करीब 18,000 करोड़ रुपए और हरियाणा के किसानों के बैंक खाते में 9,000 करोड़ रुपए सीधे उनके बैंक अकाउंट में जमा हो चुके हैं। अपना पूरा पैसा अपने बैंक खाते में पाने का संतोष क्या होता है, ये पंजाब और हरियाणा के किसान भी अनुभव भी कर रहे हैं और मुखर होकर बोल भी रहे हैं। मैं सोशल मीडिया में इतने वीडियो देखे हैं किसानों के, खास करके पंजाब के किसानों के, कि इस प्रकार से उनको पैसा पहुंच जाना और वो भी पूरा पूरा पैसा पहुंच जाना, उसका संतोष इतने उमंग के साथ वो बता रहे हैं। साथियों, खेती में नए समाधान, नए विकल्प देने के लिए सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। जैविक खेती को बढ़ावा देना ऐसा ही प्रयास है। इस प्रकार की फसलों में लागत भी कम है, ये मिट्टी और इंसान के स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है और इनकी कीमत भी ज्यादा मिलती है। थोड़ी देर पहले इस प्रकार की खेती में जुड़े देश भर के कुछ किसानों से मेरी बातचीत भी हुई है। उनके हौसले, उनके अनुभवों को जानकर मैं बहुत उत्साहित हूं। आज गंगा जी के दोनों ओर करीब 5 किलोमीटर के दायरे में जैविक खेती को व्यापक स्तर पर प्रोत्साहित किया जा रहा है, ताकि वो जो खेत में उपयोग किया गया केमिकल है, बारिश के समय जो पानी बह करके गंगा जी में न चला जाए और गंगा जी प्रदूषित न हो, इसलिए
गंगा जी के दोनों तट के 5-5 किलोमीटर करीब करीब ये जैविक उत्पादक को विशेष बल दिया जा रहा है। ये जैविक उत्पाद नमामि गंगे के ब्रांड के साथ बाजार में उपलब्ध किए जा रहे हैं। इसी तरह भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति को उसको भी व्यापक स्तर पर प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके साथ साथ सरकार की ये निरंतर कोशिश है कि छोटे और सीमांत किसानों को बैंकों से सस्ता और आसान ऋण मिले। इसके लिए बीते 1.5 साल से किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराने का एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान 2 करोड़ से ज्यादा किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए हैं। इन कार्ड्स पर किसानों ने 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का ऋण बैंकों से लिया है। 2 लाख करोड़ रुपए। इसका बहुत बड़ा लाभ पशुपालन, डेयरी और मछली पालन से जुड़े किसानों को भी मिलना शुरू हुआ है। अभी हाल ही में सरकार ने एक और अहम फैसला लिया है और मैं चाहूंगा कि मेरे किसान भाई बहनों को ये सरकार के निर्णय से खुशी होगी, उनके लिए ये बहुत लाभकर्ता होगा। सरकार ने निर्णय किया है कि कोरोना काल को देखते हुए केसीसी ऋण के भुगतान या फिर नवीनीकरण की समय सीमा को बढ़ा दिया गया है। ऐसे सभी किसान जिनका ऋण बकाया है वो अब 30 जून तक ऋण का नवीनीकरण कर सकते हैं। इस बढ़ी हुई अवधि में भी किसानों को 4% ब्याज पर जो ऋण मिलता है, जो लाभ मिलता है, वो लाभ भी चालू रहेगा, मिलता रहेगा। साथियों, गांव का किसान का कोरोना के विरुद्ध भारत की लड़ाई में बहुत बड़ा योगदान रहा है। ये आपके ही श्रम का परिणाम है कि आज इस कोरोना काल में भारत दुनिया की सबसे बड़ी मुफ्त राशन की योजना चला रहा है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के माध्यम से पिछले वर्ष 8 महीने तक गरीबों को मुफ्त राशन दिया गया था। इस बार मई और जून महीने में देश के 80 करोड़ से ज्यादा साथियों को राशन मिले, इसका प्रबंध भी किया गया है। इस पर भी केंद्र सरकार 26,000 करोड़ रुपए हमारे गरीब के घर में चूल्हा जले इसलिए खर्च कर रही है। मैं राज्य सरकारों से आग्रह करूंगा कि गरीबों को इस राशन के वितरण में कोई परेशानी ना आए, ये सुनिश्चित करें। साथियों, 100 साल बाद आई इतनी भीषण महामारी कदम कदम पर दुनिया की परीक्षा ले रही है। हमारे सामने एक अदृश्य दुश्मन है और ये दुश्मन बहुरूपिया भी है। और इस दुश्मन के कारण, इस कोरोना वायरस के कारण हम अपने बहुत से करीबियों को खो चुके हैं। बीते कुछ समय से जो कष्ट
देशवासियों ने सहा है। अनेकों लोग जिस दर्द से गुजरे हैं, तकलीफ से गुजरे हैं, वो मैं भी उतना ही महसूस कर रहा हूं। देश का प्रधान सेवक होने के नाते आपकी हर भावना का मैं सहभागी हूं। कोरोना की सेकेंड वेव से मुकाबले में संसाधनों से जुड़े जो भी गतिरोध थे, वो तेजी से दूर किए जा रहे हैं। युद्ध स्तर पर काम करने का प्रयास हो रहा है। आपने देखा होगा, सरकार के सभी विभाग, सारे संसाधन, हमारे देश के सुरक्षा बल, हमारे साइंटिस्ट, हर कोई दिन रात कोविड की चुनौती का मुकाबला करने में एकजुट है। देश के अलग अलग हिस्सों में तेजी के साथ कोविड अस्पताल बन रहे हैं। नई टेक्नोलॉजी से ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा रहे हैं। हमारी तीनों सेनाएं, वायुसेना, नेवी, आर्मी, सभी पूरी शक्ति से एक काम में जुटे हैं। ऑक्सीजन रेल इसने कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई को बहुत बड़ी ताकत दी है। देश के दूर सुदूर हिस्सों में ये स्पेशल ट्रेन्स, ये ऑक्सीजन रेल ऑक्सीजन पहुंचाने में जुटी है। ऑक्सीजन टैंकर्स ले जाने वाले ट्रक ड्राइवर्स बिना रुके काम कर रहे हैं। देश के डॉक्टर्स हो, नर्सिंग स्टाफ हो, सफाई कर्मचारी हो, एम्बुलेंस के ड्राइवर्स हो, लैब में काम करने वाले सज्जन हो, सैंपल कलेक्ट करने वाले लोग हो, एक एक जीवन को बचाने के लिए 24 घंटे जुटे हुए हैं। आज देश में जरूरी दवाइयों की आपूर्ति बढ़ाने पर युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है। सरकार और देश के फार्मा सेक्टर ने पिछले कुछ दिनों में जरूरी दवाइयों का उत्पादन कई गुना बढ़ाया है। बाहर से भी दवाइयां मंगवाई जा रही हैं। इस संकट के समय में दवाइयां और जरूरी वस्तुओं की जमाखोरी और कालाबाजारी में भी कुछ लोग अपने निहित स्वार्थ के कारण लगे हुए हैं। मैं राज्य सरकारों से आग्रह करूंगा कि ऐसे लोगों पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। ये मानवता के खिलाफ का कृत्य है। भारत हिम्मत हारने वाला देश नहीं है। न भारत हिम्मत हारेगा और न कोई भारतवासी हिम्मत हारेंगे। हम लड़ेंगे और जीतेंगे। साथियों, आज के इस कार्यक्रम में मैं देश के सभी किसानों को, गांव में रहने वाली सभी भाई बहनों को कोरोना से फिर सतर्क करना चाहता हूं। ये संक्रमण अभी गांव में भी तेजी से पहुंच रहा है। देश की हर सरकार इससे निपटने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इसमें गांव के लोगों की जागरूकता,
हमारी पंचायती राज से जुड़े जो भी व्यवस्थाएं हैं, उनका सहयोग, उनकी भागीदारी उतनी ही आवश्यक है। आपने देश को कभी निराश नहीं किया है। इस बार भी आपसे यही उम्मीद है। कोरोना से बचाव के लिए आपको खुद पर, अपने परिवार पर, सामाजिक स्तर पर जो भी जरूरी कदम है, आवश्यकताएं हैं, उसे हमें उठाने ही है। मास्क लगातार पहनना बहुत जरूरी है। वो भी ऐसा पहनना है कि नाक और मुंह पर पूरी तरह से ढका रहे। दूसरी बात, आपको किसी भी प्रकार के खांसी, सर्दी, जुकाम, बुखार, उल्टी, दस्त जैसे लक्षणों को सामान्य मानकर नहीं चलना है। पहले तो खुद को यथासंभव दूसरों से अलग करना है, फिर जल्द से जल्द कोरोना टेस्ट करना है, और जब तक रिपोर्ट ना आए तब तक डॉक्टरों से जो दवाई बताई है वो जरूर लेते रहना है। साथियों, बचाव का एक बहुत बड़ा माध्यम है कोरोना का टीका। केंद्र सरकार और सारी राज्य सरकारें मिलकर ये निरंतर प्रयास कर रही हैं कि ज्यादा से ज्यादा देशवासियों को तेजी से टीका लग पाए। देश भर में अभी तक करीब 18 करोड़ वैक्सीन डोज दी जा चुकी है। देश भर के सरकारी अस्पतालों में मुफ्त टीकाकरण किया जा रहा है। इसलिए जब भी आपकी बारी आए तो टीका जरूर लगवाएगा। ये टीका हमें कोरोना के विरुद्ध सुरक्षा कवच देगा, गंभीर बीमारी की आशंका को कम करेगा। हां, टीका लगाने के बाद भी मास्क और 2 गज की दूरी के मंत्र को अभी हमें छोड़ना नहीं है। एक बार फिर सभी किसान साथियों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम के अंत में हम माननीय प्रधानमंत्री जी, केंद्रीय किसान एवं कल्याण मंत्री जी, सभी केंद्रीय माननीय मंत्रीगण, माननीय मुख्यमंत्रीगण, माननीय सांसदगण, माननीय राज्य के कृषि मंत्रीगणों को अपना आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्तियों का भी आभार प्रकट करता हूं। जय हिंद, नमस्कार। जब से कोविड-19 की महामारी आई है, लोगों के चेहरे पे हंसी खत्म हो गई है। हर कोई कोविड-19 से परेशान है। इस चीज को लेते हुए हम अपना मेरी कलम से का एक नया एपिसोड बहुत जल्दी लेके आ रहे हैं, और एपिसोड का नाम है हंसना जरूरी है। चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो, लेकिन कोई भी हमारी खुशियां हमसे नहीं छीन सकता, हमारा परिवार हमसे नहीं छीन सकता। इसके लिए हमें हमेशा आत्मनिर्भर बनना है, हमें निडर बनना है, और हर हाल में हर जंग के लिए तैयार रहना है। इसलिए सभी की सभी लोग अपने मन में ये ठान ले कि हम सभी को वैक्सीनेशन जरूर कराना है, मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंस का पालन करना है, और साथ में किसी प्रकार का कोई भी लक्षण हो तो हमें आरटी-पीसीआर टेस्ट जरूर कराना है, क्योंकि सावधानी और निगरानी ही कोरोना वायरस को मात दे सकती है।
अब तो डीआरडीओ ने भी एक मेडिसिन बनाई है जिससे ऑक्सीजन लेवल को बहुत अच्छी तरह मैनेज किया जा सकता है। उस टैबलेट का नाम है 2-deoxy-D ग्लूकोज। हमें डीआरडीओ को भी बधाई देनी चाहिए। डीआरडीओ और रेड्डीज ने मिल करके इसको तैयार किया है। हमारा नया एपिसोड मेरी कलम से का देखना मत भूलें। हंसना जरूरी है, उसका हम आपको एक ट्रेलर लेके आए हैं, जरूर देखें और बेसब्री से इंतजार करें हमारे इस एपिसोड का। एक बार में ये जिंदगी में कभी चालू ना होगा। I love you, Papa. I have the best Papa in the world. Hey, I have the best Papa in the world. मेरे पिताजी अक्सर कहते थे, जिस घर में अनुशासन नहीं, वो घर कोई घर है। जो लोग परफेक्शन से काम नहीं कर सकते, उन्हें जीने का कोई हक नहीं है। उन्हें मर जाना चाहिए। हम लोगों को ना एक आइडियल फैमिली के लिए काम करना शुरू करना चाहिए, लेकिन वो कल से। आज मैं थोड़ी देर टीवी देख लूं आनंद, प्लीज। थैंक यू आनंद, यू सो क्यूट, माय हस्बैंड आर सो क्यूट। I'm a TV addicted बाई जो 24 घंटे टीवी देखती रहती है। सुबह 10 बजे बाई काम करके चली जाती है, उसके पीछे पीछे तुम चले जाते हो। What? I think you have a perfect family, a cute, beautiful, sexy wife, cute daughter and passionate, creative son. अरे मिले तो कुछ ना, 3 दिन हो गए मैंने बच्चों की शक्ल नहीं देखी। बच्चे हैं कहाँ, कर क्या रहे हैं? आई एम सॉरी टू से, लेकिन पूजा का परफेक्शन से दूर दूर तक कोई नाता नहीं। कहीं तो कुछ गड़बड़ है। Get lost. नो नो, आई प्रॉमिस तुम्हारे अलावा कभी किसी लड़की को नहीं देखूंगा। फिर ठीक है। I love you, अमन। आई ऑल्सो लव यू, लव यू। Hashtag morning coffee, hashtag no makeup look, hashtag messy hair, hashtag woke up like this. Post 1000 लाइक तो आने ही चाहिए, मतलब आ ही जाएंगे। हाँ तो मिस्टर बीन क्या चल रहा है? नहीं मिस्टर बीन नहीं पापा, बेन, ओनली बेन। लेकिन तो एक नंबर का उल्लू का पट्टा है। बात बात पे बहुत से बहस करने लगता है। तुम दोनों की यही फालतू बहस सुनकर मुझसे रहा नहीं गया, मुझे आना ही पड़ा। हेलो, हाँ अम्मा। ओफो अम्मा, हेलो अम्मा। अम्मा, अरे ये कौन से नंबर से फोन कर रही हो अम्मा? तुम्हारी अम्मा की याद आ रही है तुमसे। बुला लूं उनको? कमाल, आप कहते हो बच्चों को समझाओ, बच्चे कहते हैं आप पापा को क्यों नहीं समझाती। आप लोगों को समझाने के चक्कर में मेरा तो कोरोना की इस लड़ाई में हमें एकजुट होना है और इस लड़ाई को जीतना भी है। हम भारतवासी हैं और हमारा लक्ष्य, हमारा उद्देश्य एक होना चाहिए और हमेशा बुरे वक्त पे हम सब एकजुट होकर के हमेशा अपनी जंग जीतते आए हैं। अमिताभ बच्चन, सचिन तेंदुलकर जैसे लोगों ने भी देश के नाम संदेश दिया है और हमें एकजुट होने के लिए कहा है। आज हम एकजुट होकर के ये दिखा सकते हैं कि हम कुछ भी कर सकते हैं। इस वक्त मुझे एक शेर याद आ रहा है कि हम उबलते हैं तो भूचाल उबल जाते हैं, हम मचलते हैं तो तूफान मचल जाते हैं, हमें बदलने की कोशिश ना करो तुम, हम बदलते हैं तो इतिहास बदल जाते हैं। जी हाँ, हम भारतवासी हैं और इतिहास बदलने के लिए ही पैदा होते हैं। आखिर जब पूरा विश्व कोविड-19 से लड़ाई लड़ रहा था
तो भारत ने ही सबसे पहले वैक्सीन का निर्माण किया। आखिर भारत वो कर सकता है जो शायद पूरा विश्व भी नहीं कर पाया। इसके बाद DRDO और रेड्डीज ने मिलकर के 2-deoxy-D ग्लूकोज नाम की मेडिसिन बनाई, जो बहुत बड़ी कारगर सिद्ध हुई और एक मील का पत्थर बन गई। आखिरकार हम वो कर सकते हैं जो शायद कोई और नहीं कर सकता, और हम सब मिलकर के इस कोरोना की लड़ाई में ये विश्व को दिखा देंगे कि हम कोरोना जैसी बीमारी को भी हराना जानते हैं। अभी कुछ देर में आपको अमिताभ बच्चन और सचिन तेंदुलकर द्वारा दिया गया संदेश हम सुनाते हैं, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद कहीं मत जाइएगा, अभी हाजिर होते हैं। दोस्तों, विचार कीजिए, विचार कीजिए, विचार कीजिए। हमें जीतना है, हमें जीतना है। हम जीत सकते हैं। सिर्फ आपका साथ चाहिए, सिर्फ आपका साथ चाहिए। संकेतों को समझिए, संकेतों को समझिए, गलतियों को सुधारिए, तय कीजिए, तय कीजिए। हमें किस दिशा में जाना है, हमें किस दिशा में जाना है। चैनल पर कुछ वीडियो क्लिपिंग देखकर बहुत अच्छा लगा। मोर नाच रही हैं, स्वच्छ पानी में मछलियां तैर रही हैं, जानवर पशु पक्षी खुलेआम विचरण कर रहे हैं, और इंसान कोरोना वायरस महामारी के कारण घर में बैठने के लिए विवश है। समय बड़ा बलवान। जो देश हमें घर मकान रोजी रोटी कमाने के अवसर देता है, क्या उस देश की देखभाल हम सबको मिलकर नहीं करनी चाहिए? लेकिन कई लोग सोचते हैं हमें क्या। ये गलत बात नहीं है। प्राकृतिक पर्यावरण में कितनी शुद्धता आ गई है, सड़कें साफ दिख रही है, नदियों का पानी कितना निर्मल हो गया है। सड़कों पर डर के मारे कोई थूक नहीं रहा है। काश हम ऐसे ही रहकर प्रकृति के साथ कोई खिलवाड़ ना कर रहे होते। तब न सही, पर क्या हम अब भी ऐसे नहीं रह सकते कि पर्यावरण को यथासंभव नुकसान ना पहुंचाए? इस महामारी के कारण ही सही, हमें ये तो मानना ही पड़ेगा कि बार बार चेतावनी देने के बाद भी हमने पर्यावरण को विषैला किया है, नदियों को गंदा किया है और करते ही जा रहे हैं। सरकार कब तक करेगी? क्या हमारा कुछ फर्ज नहीं बनता? इस महामारी में जहां लाखों लोग संक्रमित हुए हैं और हजारों की मृत्यु हुई है, उसी वायरस ने अपनों के बीच रहने का और उन्हें अधिक से अधिक सहयोग का मौका दिया है। इसे समझने का प्रयास क्यों नहीं करते? हर चीज के दो पहलू होते हैं और हमें इस महामारी का ये पहलू समझना बहुत जरूरी है कि शायद ऊपर वाला हमें ये इशारा कर रहा है कि अभी भी वक्त है, संभल जाओ। ये पृथ्वी जिसे हमने अपने स्वार्थों के लिए सिर्फ और सिर्फ रौंदने का काम किया है, आज वो हमसे जवाब मांग रही है। जवाब उसके अंधाधुंध दोहन का, जवाब सामाजिक कलुषता का, जवाब सामाजिक जिम्मेदारियों का, और जवाब ये है कि हम सब जात पात धर्म और अधर्म की राजनीति को छोड़कर भाईचारे के साथ रहें और दूसरों को भी रहने दें और सबको अपना अपना धर्म निभाने दें। आज पूजा पाठ, भोग प्रसाद, बड़े बड़े यज्ञ, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारे सारे बंद पड़े हैं। क्या इसका कारण ईश्वर है या फिर हम और हमारा समाज? हमें इस पर सोचना और विचार करना होगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सुरक्षित रहें, सुरक्षित रहें, सुरक्षित रहें, सुरक्षित रहें, सुरक्षित रहें, सुरक्षित रहें। और अपना ध्यान रखें। अपना ध्यान रखिए, अपना ध्यान रखें, अपना ध्यान रखें, अपना ध्यान रखें, अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।
वंदे मातरम। 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 सुरक्षित रहिए। जय हिंद। वंदे मातरम। Namaskar, my name is Amitabh Bachchan. I read recently that hope is not a strategy. Hope is not a strategy. The author meant to express the notion that actions are more important than words. Yes, there is a certain unassailable reasoning when you look at it that way. But, like many pithy sayings, hope is not a strategy, is often overused, and we miss the very point of hope. Yes, hope alone is not the strategy. But when hope guides our actions, great things are possible. Every day we all hear of amazing human stories, of people coming together to help each other. Every day we discover more evidence of the indomitable human spirit, of the selfless actions of our frontline workers and COVID warriors. And every day the darkness turns to light, because people choose to come together and stand together. This evening we are again coming together, guided by hope, that in doing so, we will all contribute in our fight for India. We must believe that great things are possible when we come together. Our history is testament to the fact that every time we have come together as a people, we have achieved the impossible. Today, the challenge before us is daunting. But it will always fall short of our collective resolve to win. So I say to you that hope is not the strategy. Sometimes it is the only strategy. Let hope guide our thoughts and actions. Let's come together. Let us all come together for India. नमस्कार। रुके न थे धनुष उठा प्रहार कर, तू सबसे पहला वार कर। अग्नि सी धधक धधक, हिरण सी सजग सजग, सिंह सी दहाड़ कर, शंख सी पुकार कर। रुके न तू, थके न तू, झुके न तू, थमे न तू, सदा चले थके न तू, रुके न तू, झुके न तू। These words are a clarion call that reminds us to never give up. They were written at a time the country faced a different crisis and challenge. But even today, they resonate. I believe these words celebrate the spirit of the COVID warriors, our frontline workers, who, as we all know, are sacrificing so much for all of us. It is time we support them and bolster the fight against COVID. This is our fight, and we can all contribute in whatever way we can. We must come together. We must all come together for India. Namaskar. Hello everyone, thank you so very much for your birthday wishes. It's truly made my day. Last month has been a tough month for me. I was tested positive and had to be isolated for 21 days. Your prayers and good wishes, my family's prayers and good wishes, friends, last but not the least, all the doctors और जो उनके साथ पूरा staff था, they kept me in a positive frame of mind
and help me recover. A big thank you to all of you. मैं एक मैसेज देना चाहूँगा जो मुझे डॉक्टरों ने देने के लिए कहा है. Last year I had inaugurated a plasma donation center and उनका जो मैसेज था कि if plasma is given at the right time, patients can recover faster. मैं खुद when permissible मैं डोनेट करने वाला हूँ. मेरी बात हुई है मेरे डॉक्टर्स के साथ. आप भी जो कोविड-19 से रिकवर हुए अपने डॉक्टर के साथ बात कीजिए, कंसल्ट कीजिए और when permissible प्लीज डोनेट कीजिए ब्लड. उससे बहुत तकलीफें कम हो सकती है. हमें पता है कि कितनी तकलीफ होती है, हमारे फैमिली मेंबर्स को होती है, हमारे साथ अपने फ्रेंड्स को होती है. जब तक सेहत ठीक नहीं होती तो मैं यही आपको दरख्वास्त करता हूँ कि आप प्लीज ब्लड डोनेट कीजिए और अपने फेलो इंडियंस को मदद कीजिए. वंस अगेन अ बिग थैंक यू फॉर ऑल योर गुड. नमस्कार दोस्तों, मैं ओम कटारे, लेखक, निर्देशक, अभिनेता, यात्री थिएटर ग्रुप मुंबई. आज देश का हर नौजवान कलाकार बनना चाहता है. इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन सही मार्गदर्शन, सही दिशा मिलना बहुत बहुत आवश्यक है. कॉम्पैग्नो न्यूज और यात्री थिएटर ग्रुप मुंबई आपके लिए ला रहे हैं रंग कार्यशाला यानी थिएटर वर्कशॉप. इस वर्कशॉप में आप अपने अंदर के कलाकार को पहचानेंगे, अभिनय की बारीकियों से रूबरू होंगे, अपने अंदर की अच्छाइयां, बुराइयों से आपका परिचय कराया जाएगा ताकि आप उन पर काम कर सकें. ये वर्कशॉप ऑफलाइन, ऑनलाइन हो रहे हैं. आप इस ईमेल पर अपनी डिटेल भेज सकते हैं hr@cssplindia.com या व्हाट्सएप नंबर पर भी अपनी डिटेल भेज सकते हैं. नंबर है 9198901347. आइए इस वर्कशॉप का हिस्सा बनिए. मुझे पूरा यकीन है कि इस वर्कशॉप के बाद आप अपना जीने का नजरिया बदल देंगे. आप अपने अंदर एक बहुत बदलाव महसूस करेंगे. तो अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए. मिलते हैं जल्दी. जय हिंद. दोस्तों, एक प्रार्थना, एक आवाज, एक आह्वान, एक संदेश, एक निवेदन, एक प्रार्थना, एक आवाज, एक आवाहन, एक संदेश, एक निवेदन. कोरोना वायरस, इस महामारी ने पूरे संसार को अपने घेरे में ले लिया है. हजारों लोगों की मृत्यु हो चुकी है, लाखों लोग संक्रमित हैं. ये लोग कब ठीक होकर अपने घर पहुंचेंगे कुछ पता नहीं. स्थिति बहुत ही खराब है. पूरा संसार मृत्यु के दौर पर खड़ा है. 130 करोड़ आबादी वाला हमारा देश भी इस महामारी की चपेट में है. सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि हम सब मिलकर इस महामारी पर जीत हासिल कर सकें. व्यवस्थाएं बनाई जा रही हैं, जितनी संभव है उससे कहीं ज्यादा, ताकि हम इस महामारी को समाप्त कर पाएं. सिर्फ इतना कहा जा रहा है कि घर रहिए और सुरक्षित रहिए. डॉक्टर, नर्स, पुलिसकर्मी और लाखों लोग करोड़ों का जीवन बचाने का अथाह प्रयास कर रहे हैं. उनका सहयोग करिए, उनका साहस बढ़ाइए, उन पे पत्थर मत फेंकिए, ना ही उनके साथ अभद्र व्यवहार कीजिए, क्योंकि अगर वो नाराज हो गए और उन्होंने काम करना बंद कर दिया तो हम सब सिर्फ लाशों में तब्दील हो जाएंगे और कुछ नहीं होगा. आपको हमें शमशान पहुंचाने वाले भी नहीं मिलेंगे. अमेरिका, ब्रिटेन, इटली की तो हालत सबको पता ही है. तो प्लीज भारत को अमेरिका और ब्रिटेन बनने ना दीजिए. माना कि आप हमसे नाराजगी है और हमें आपसे लड़ लेंगे ना, लड़ लेंगे एक बार ये महामारी खत्म होने के बाद. खरी खोटी सुनाएंगे एक दूसरे को खूब जम के. अरे अभी तो अपना जीवन बचा लो, वरना ये घर, गाड़ी, पैसा
वो बच्चों के लिए जो नए कपड़े लिए थे उनके जन्मदिन के लिए, सब यहीं रह जाएगा। अभी भी वक्त है प्यारे, संभल जाओ, बचा लो मेरी और अपनी जिंदगी। जान है तो जहान है। त्योहार आ रहे हैं, मिलना नहीं है, मिलना है ना। प्रतीक्षा रहेगी तुम्हारी। एक प्रार्थना, एक आवाज, एक आवाहन, एक संदेश, एक निवेदन, एक प्रार्थना, एक आवाज, एक आवाहन, एक संदेश, एक निवेदन। तो दोस्तों, साथ दीजिए हमारा, हमें इस महामारी पर जीत हासिल करना है। जय हिंद।